हेलो एवरीवन, मैं कपिल धवन स्वागत करता हूं आपका धवन स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएससी के बाद जब आप एमएससी केमिस्ट्री करते हो तो उसके बाद क्या क्या स्कोप्स हैं। स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि हमें एमएससी के बाद क्या करना होता है। उनको केवल एक दो चीज़ें पता होती हैं कि एमएससी के बाद हम नेट जेआरएफ कर लेंगे या फिर हम बीएड कर लेंगे और मतलब स्कूल लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में हम उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं पता होता कि आगे का क्या क्या वैकेंसीज आती हैं, क्या क्या स्कोप होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ उस सारे स्कोप्स के बारे में जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री करता है और तो उसको सारे के सारे स्कोप्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स लग सकते हैं। ठीक है, कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो हर साल आती हैं, कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं कि जो 2 साल से या 3 साल से एक बार आती हैं। ठीक है, तो सबका मैं एक अपना अपना एक क्राइटेरिया बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्या होती है उनके लिए, और आगे कौन सी पोस्ट मिलती है और हम आगे उसमें क्या करेंगे, हमारा क्या उसमें फ्यूचर है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में। देखिए, आप सभी को ये जो पोस्ट है इनके बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है, आप एमएससी कर रहे हो, आपको पता चले कि एमएससी के बाद हम तो ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, इस फील्ड में जा सकते थे या उस फील्ड में जा सकते थे, तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग सारे स्कोप्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो अगर और जानना हो, किसी और फील्ड में जानना हो या किसी और सब्जेक्ट में जानना हो, ठीक है, बीएससी के बाद क्या स्कोप होते हैं, या फिर ये जो पोस्ट मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, उसमें अगर किसी भी पोस्ट के बारे में आपको फुल डिटेल या कंप्लीट डिटेल आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूं। ठीक है, ताकि आपकी सारी क्वेरीज दूर हो सके। ठीक है, तो मैं आज वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें मैं बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री में क्या क्या स्कोप्स होते हैं एमएससी के दौरान और एमएससी के बाद। ठीक है, आइए देखो, सबसे पहले आपको पता है कि आप बीएससी करते हो, बीएससी के बाद आप एमएससी में जाते हो और आप कोई सब्जेक्ट चूज करा, सपोज आपने केमिस्ट्री चूज करा। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। आपने एमएससी केमिस्ट्री करी, उसके बाद सबसे पहले आपको एमएससी के दौरान दिमाग में ये रहनी चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर और के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेट, जिसके ऊपर बोलते हैं CSIR नेट। क्लियर, या फिर अगर स्टेट लेवल पे है तो सेट भी होता है, लेकिन सेट हर बार नहीं होता या हर साल नहीं होता, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट अलग अलग अपने अपने हिसाब से लेते हैं वो, लेकिन CSIR नेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, वो हर साल में, एक साल में 2 बार ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, एक जून में और एक दिसंबर में। ठीक है, तो जैसे आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो किसी भी स्टेट में। अगर कोई पीएससी है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकालती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो ये एक टीचिंग जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में लगते हो तो आप टीचिंग प्लस रिसर्च, आपको दोनों में रहना पड़ता है। अगर आप किसी पीएससी में लगते हो या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में लगते हो किसी पीएससी के थ्रू, तो आपको वहां पर केवल और केवल टीचिंग करानी होती है। आपका रिसर्च में इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, केवल प्रैक्टिकल्स का रहता है, बाकी ज़्यादा रोल नहीं रहता। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे पहली पोस्ट जो है, जिसके बारे में सबको पता होता है जो एमएससी केमिस्ट्री करता है, कि पहली पोस्ट कौन सी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, मतलब इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है CSIR नेट का। कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? CSIR नेट का। क्लियर, यूनिवर्सिटी जो होती है आजकल ये और बोलने लग गए कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी भी करनी पड़ेगी। सही है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको एमएससी में ये ध्यान होना चाहिए कि आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना ही करना है। CSIR नेट है वो तो आपको क्लियर करना ही करना है। उसके बाद अगर आप पीएचडी में जाते हो तो पीएचडी के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और CSIR नेट के साथ भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक टीचिंग जॉब है। ओके, सेकेंड पोस्ट पर मैं आता हूँ, लेक्चरशिप। देखो, लेक्चरशिप के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होनी चाहिए एमएससी और बीएड। देखो, अगर आप सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में जा रहे हो, अगर आप सेकंड ग्रेड में हो, ठीक है, आप फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहते हो, तो आपके लिए एमएससी बीएड होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? एमएससी और बीएड। अगर आप ये बीएड कर लेते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के लेक्चर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्लियर, तो ये आपको पता होगा। ये जैसे हर एक स्टेट अपनी अपनी वैकेंसी निकालता रहता है, कभी 1 साल में 2 साल में, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, तो ये पोस्ट हो गई कौन सी? लेक्चरशिप की। ये भी एक टीचिंग जॉब है। ठीक है, तो ये दोनों पोस्ट जो बताई ये भी टीचिंग जॉब है। एक टीचिंग जॉब और है कौन सी? पीजीटी की। ये 3 जो पोस्ट हैं, ये वाली कौन सी? एक तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक लेक्चरशिप की और एक पीजीटी की। पीजीटी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। ठीक है, ये जो 3 पोस्ट हैं, ये वाली तीनों पोस्ट, ये तीनों पोस्ट टीचिंग पोस्ट है। ये बाकी जितने भी पोस्ट मैं बताने वाला हूँ ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, मतलब आपको पढ़ाना नहीं होगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इन पोस्टों के बारे में अलग से बताने वाला हूँ। और इनका जो क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, इनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। इसका समझ में आ गया? CSIR नेट का एग्जाम को क्लियर करना है, लेक्चरशिप में आपको एमएससी बीएड होना चाहिए,
अब मैं बात करता हूँ पीजीटी की। पीजीटी में भी काफ़ी अच्छे स्कोप्स होते हैं, जैसे आपने केवी संगठन के नाम सुने होंगे, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं। ये जो होते हैं विद्यालय, इनमें भी आप सीधे अप्लाई कर सकते हो पीजीटी के थ्रू। क्लियर है? तो ये जो 3 पोस्ट हैं, ये वाली, ये जो 3 पोस्ट मैंने लिखी है, ये तीनों पोस्ट ये वाली, ठीक है, 1, 2 और 3, ये सारी चीज़ें, एक मिनट, ठीक है, ये जो तीनों पोस्ट मैंने लिखी हैं ये वाली, ये तीनों पोस्ट जो हैं ये हैं टीचिंग पोस्ट। क्या है ये? टीचिंग पोस्ट। क्लियर है? ये कौन सी पोस्ट है? टीचिंग। आपके समझ में आ गया होगा, ये कौन सी पोस्ट है? टीचिंग पोस्ट है ये वाली, ठीक है। अगर आप पढ़ाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, आपका प्रोफेशन, आप चाहते हो कि मैं आगे जाके पढ़ाऊँ, जॉब भी मेरी ऐसी हो जिसमें मैं केवल टीचिंग करूँ, तो आपको ये जो पोस्ट है इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको हर एक पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं। जैसे मैं आगे चलता हूँ, बार्क का आपने नाम सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जो होता है बार्क, ये भी क्या करता है? ये भी गवर्नमेंट जॉब्स देता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आपने सुना होगा गेट का नाम सुना होगा आपने। गेट एक एग्जाम होता है, गेट आपने सुना होगा, एमएससी के साथ होता है और एमएससी के बाद भी होता है वो चीज़। क्लियर? मतलब एमएससी उसके लिए कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। क्लियर? तो गेट के स्कोर कार्ड के बेस पर लेता है कौन? बार्क। अगर आपको गेट में आपने अच्छी रैंक लिया है तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हो, और इंटरव्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आगे बढ़ सकते हो। बताऊंगा आगे क्या है, ठीक है। या फिर बार्क का खुद का एक इंडिविजुअल एग्जाम भी लगता है, ध्यान रखना। बार्क जो है इसका खुद का अपना एक इंडिविजुअल एग्जाम लगता है। ये बार्क जो है इसकी अपना खुद का इंडिविजुअल एग्जाम भी लेता है, और इस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो बार्क में जाने के 2 ऑप्शन हो गए आपके पास में, या तो गेट के स्कोर कार्ड के बाद आप सीधे इंटरव्यू में जाओ, या फिर बार्क का एग्जाम देकर आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद होता है OCES, फोर्टिस OCES। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बार्क का, ठीक है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको, हाँ जी, 50% मार्क्स लाने होते हैं। ये 1 साल का होता है। ये क्या होता है? 1 साल का। अगर आप 50% से ज़्यादा मार्क्स ले आते हो तो आपको पोस्ट मिलती है यहाँ पर साइंटिस्ट ग्रेड सी की। किसकी मिलती है? साइंटिस्ट ग्रेड सी। क्लियर है चीज़? ये हो गया बार्क के बारे में। तो बार्क के बारे में अगर किसी को वो डिटेल जाननी हो, जिसको बार्क में ही जाना हो, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं बार्क पे एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना दूं। क्लियर? और इन पे भी किसी को कुछ चाहिए, नॉलेज चाहिए कि पीजीटी में हम कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर लेक्चरशिप के लिए हम कैसे करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और डिटेल में बताओ, यूनिवर्सिटी के लिए, या जैसे कोई स्टेट पीएससी है, आरपीएससी हो गया अपना, यूपी पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, इस तरीके से अदर जो पीएससी है उनके लिए अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उनके भी सोल्यूशन आपको दे दूंगा। क्लियर? और उन पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं हर एक पर। तो ये समझ में आया आपके इसका बार्क का। उसके बाद मैं बात करता हूँ पीएसयूज की। देखो पीएसयूज जो होती है महारत्न कंपनियां होती हैं, जैसे एनटीपीसी हुई, ओएनजीसी हुई, ठीक है, उसके बाद भेल हुई, गेल हुई, और ये आप देख रहे हो आईओसीएल है। तो ये सब ये महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियों में ये जो होती हैं ये गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर लेती हैं। ये जो जॉब देती हैं अपन को, या आपको एंट्री देंगी, आपको पोस्ट देंगी, तो वो गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे देंगी है, ठीक है, कि आपका गेट में क्या स्कोर कार्ड है। उसके बाद ये इंटरव्यू लेती हैं। इंटरव्यू लेने के बाद ये सीधे आपको पोस्ट दे देती है। जैसे मैं आपको ओएनजीसी की बात बताऊं तो ओएनजीसी जो होता है, अगर आपने गेट में अच्छी रैंक ला रखी है तो आप ओएनजीसी के लिए अप्लाई करो। ओएनजीसी एक ऐसी पीएसयू है जो कि आप ये मान के चलो कि हर साल वो कुछ ना कुछ वैकेंसी तो निकालती है, ठीक है। बार्क है, ये हर साल वैकेंसी निकालता है। अब ये जो आगे पोस्ट मैं बताने वाला हूं आपको, इनमें से 1-2 पोस्ट के अलावा सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनका ये पता नहीं है कि वो कब निकलेंगी। मतलब ऐसा जरूर नहीं कि वो हर साल निकलें, ठीक है, वो 2 साल में या 3 साल में या 1 साल में भी निकल जाए तो निकल जाए, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन देखो बार्क की हर साल निकलेगी, पीएसयूज हैं, पीएसयू ये हर साल निकालते हैं, लेकिन ओएनजीसी का तो फिक्स है, हर साल निकालेगा। एनटीपीसी का कोई पता नहीं है, एनटीपीसी का कोई पता नहीं है, इस बेल का कोई पता नहीं है, आईओसीएल का कोई पता नहीं है, गेल का कोई पता नहीं है। तो ये जो कंपनीज हैं, जैसे ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। तो इस तरीके से ये कंपनीज हैं अपनी महारत्न कंपनियां। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एंट्री दिलाते हैं, सही है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको सीधे पोस्ट दे दी जाती है। हाँ जी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये आपके समझ में आ गया। पीएसयू के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गेट जो है, गेट आपको सारे रास्ते खोल देता है, आगे के सारे रास्ते खोल देगा आपके। कैसे? आपको कहीं जॉब जानी है, देखो बार्क का देखो यहाँ पर गेट चाहिए, कोई महारत्न कंपनी में जाना हो तो वहाँ पर आपको गेट चाहिए। आगे हम और भी देखेंगे, जैसे ये आप देख रहे हो एफएस, ये फसाई की वाली जो होती है पोस्ट, फूड, हाँ जी, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो ये जो है ये एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये भी एक बॉडी है। तो ये भी क्या कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है और अलग अलग पोस्ट देती है। इनमें भी क्या होता है, जैसे ये इसकी 3 पोस्टें हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो इनमें भी क्या होता है, ये भी जो गेट के स्कोर कार्ड से आते हैं, जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, गेट में अच्छी रैंक है, उनको प्रायोरिटी पर रखती हैं। उनको क्या रखती हैं, ये प्रायोरिटी पर रखती हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। जैसे ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो ये बोलता है कि भैया अगर आप पीएचडी करके आ रहे हो तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। बाकी 2 पोस्टें बोलेंगे, अगर आप गेट के या आपका CSR नेट JRF है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। क्लियर। तो अपन आते हैं वापस से, देखो ये समझ में आ गया PSUs के बारे में। नेक्स्ट GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर। अब मैं बताता हूँ आपका कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें एक पोस्ट मिलती है जियो केमिस्ट की। वो कैसे मिलती है, इसका फॉर्म आता है, ठीक है, हर साल इसका फॉर्म आता है। इसको पहली बात तो UPSC कंडक्ट कराता है। इसको कौन कराता है कंडक्ट, UPSC, ध्यान रखना भैया, इसको UPSC कंडक्ट कराता है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको UPSC कंडक्ट कराता है। अब इसमें कितने पेपर होते हैं, क्या है इसका होता है क्राइटेरिया, इस पर मैं अगर आपको डिटेल जानना है तो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन मैं आपको सिंपल बता दूं। पहले इसमें 4 पेपर हुआ करते थे। कितने पेपर थे, 4। एक इंग्लिश का हुआ करता था और 3 केमिस्ट्री के होते थे, 3 केमिस्ट्री के और 1 इंग्लिश का। ठीक है, अब इंग्लिश का हटा के बोला गया है कि आप इंग्लिश का ना देखें, आप जनरल स्टडीज का रखो पेपर। मतलब अब एक पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज का, एक MCQ का होगा, बल्कि 3 पेपर केमिस्ट्री के हैं, अभी भी 3 पेपर केमिस्ट्री के। इसकी खास बात जो है, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा आती है। देखो हर कोई जो स्टूडेंट केमिस्ट्री से होता है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल स्पेक्ट्रो, इनमें क्या होता है उसने महारत हासिल कर रखी होती है। लेकिन जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो हर कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत कम लोगों को आती है, ये मान के चलिए आप। अगर किसी की एनालिटिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो वो बिल्कुल वो GSI के लिए अप्लाई करे। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें पोस्ट निकलती है जियो केमिस्ट्री की, ठीक है, या जियो साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है। तो प्लीज़ यहाँ पर वो अप्लाई करे अगर किसी की एनालिटिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है तो। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, एक तो अब पहले होता था इंग्लिश का, अब होगा यहाँ पर जनरल स्टडीज का, और 3 पेपर अभी भी एज इट इज केमिस्ट्री के हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल तो आएगी। तो इस तरीके से इसने 3 पेपरों में बांट रखा है। ठीक है, तो GSI के बारे में किसी को और जानना हो तो अलग से और बता देना। अब देखिए, ये इसका नाम आपने सुना होगा CGPDTM, किसने तो सुना ही नहीं होगा। जैसे पेटेंट ऑफिसर, आप नहीं बोलते कि भैया हमने तो ये इसका पेटेंट करा रखा है। पेटेंट मतलब अब उस चीज़ को आप ही बना सकते हो। आपने कोई चीज़, कोई नई रिसर्च करी, आपने कुछ अलग से चीज़ें कोई खोज करी, आपने उसका आपने पेटेंट कराया। अब उसकी जो फॉर्मूला है जो भी बना रहे हो, जैसे मैं कोका कोला की बात करता हूँ या कोई पेप्सी की बात करता हूँ, या आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई जिसका आपके पास पेटेंट है, आपने उसको देखा, आपने क्या करा, उसका पेटेंट करा दिया। पेटेंट कौन करता है, ये कौन करता है, ये करता है। ठीक है, ये पेटेंट ऑफिसर जो होते हैं ये पेटेंट कराते हैं। उसके बाद उस चीज़ को केवल आप बना सकते हो, अगर कोई और बनाता है तो वो गैर कानूनी हो जाता है, मतलब उसने आपका जो फॉर्मूला है उसकी चोरी करी है। ठीक है, तो ये होता है अपना, ये होता है पेटेंट ऑफिसर का काम होता है। पेटेंट ऑफिसर जो बनते हैं ये क्या करते हैं, कोई अगर आपके सामने कोई चीज़ लेके आता है तो आप उसको देखते हो, सही है या गलत है, ये ह्यूमन नेचर के लिए सही है, आगे एनवायरनमेंट के लिए सही है, तो उसको आप देखते हो। फिर उसके बाद आप करते हो ऑथराइज, यस ये हमने पेटेंट करा दिया। ठीक है, ये पेटेंट होने के लायक है, इसको आप पेटेंट कर दीजिए। क्लियर है चीज़। तो वो काम कौन करता है, पेटेंट ऑफिसर। अब देखो ये जो बॉडी होती है इसका नाम क्या होता है, काउंसिल ऑफ जनरल, हाँ जी, पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क। क्या होता है, काउंसिल ऑफ जनरल पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क। ये इसको एग्जाम को कंडक्ट कराती है, पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट देती है ये। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। NTPC होती है नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये भी अपनी पोस्ट निकालती है, असिस्टेंट केमिस्ट। देखो गेट के स्कोर कार्ड के बेस पर तो लेती है ये, लेकिन ये अलग से अपनी एग्जाम भी निकालती है। ठीक है, अगर आपको इसके थ्रू जाना है तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट ले सकते हो वाया NTPC। क्लियर, हाँ जी, ये आपको मैंने बता ही दिया। देखो इसके बारे में और बताता हूँ मैं। ये जो होता है फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी बात करता हूँ मैं। इसमें जो होता है इसकी ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये जो अथॉरिटी है ये 3 एग्जाम कंडक्ट कराती है। हर बार नहीं होता, कभी कभी ये पोस्ट आती है, कभी तीनों भी आई हुई हैं ये। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 पोस्ट हैं इसकी। देखो इधर पहली है कौन सी, असिस्टेंट डायरेक्टर। कौन सी है, असिस्टेंट डायरेक्टर। दूसरी है टेक्निकल ऑफिसर। तीसरी है अपनी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, ये 3 पोस्ट हैं। अब मैं बात करता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वैसे तो MSc जरूरी होती है। क्या होती है, इसके लिए केवल MSc होना जरूरी है, केवल और केवल MSc। लेकिन ये फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने PhD कर रखी है तो ये PhD वाले को प्रायोरिटी पर रखेगा। जैसे मैं हूँ, अगर मैं देखो मैंने MSc कर रखी है और मैं PhD कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट MSc वाला है, ठीक है, अगर हम दोनों अप्लाई करते हैं एक साथ, दोनों के सेम मार्क्स आते हैं, तो वहाँ पर जॉब मेरे को मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैं PhD कर रहा हूँ या फिर मेरी PhD कंप्लीट हो चुकी है। मतलब PhD एस्पिरेंट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा जाता है। किसमें, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो PhD एस्पिरेंट्स होते हैं, PhD, उनको क्या रखा जाता है, उनको प्रायोरिटी पर रखा जाता है। बाकी ये 2 पोस्ट जो हैं टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इनकी मैं बात करता हूँ। तो ये जो 2 पोस्ट हैं इनमें
हाँ जी, इनके लिए जो जिनकी CSIR नेट है या फिर गेट है उनको प्रायोरिटी पर रखा जाता है। इनमें क्या होना चाहिए, अगर किसी के पास CSIR नेट है, CSIR नेट है या फिर उनके पास क्या है, गेट क्वालिफाइड है या गेट का स्कोर कार्ड है, उसमें बहुत अच्छी रैंक आई हुई है उनकी, तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो ये 3 पोस्ट हो गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अगर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट के बारे में जानना हो तो आप बिल्कुल बताएं, ठीक है। मतलब किसी पोस्ट के बारे में आपको फुल डिटेल जाननी हो तो मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको मैं बता दूं PhD में कैसे आप एंटर करें। जैसे आप PhD करना चाहते हो MSc के बाद में, आप जैसे CSIR नेट का एग्जाम आपने दिया, उसके बाद आपका JRF क्लियर हो गया, JRF क्लियर होने के बाद आप PhD में जाना चाहते हो, तो PhD की पूरी कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है। एक वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है, कि PhD कैसे करें, ठीक है, फेलोशिप क्या होती है, JRF क्या होता है, CSIR नेट क्या होता है, तो ये सारी इन पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको उनके बारे में जानना हो तो बिल्कुल उन पर देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अगर आप उन वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपको हर एक फील्ड का पता रहे, केमिस्ट्री में क्या 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 अपन कर सकते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। देखो, उसके अलावा HPCL है, ये HPCL कंपनी है, ये क्या करती है, ये भी आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर रखती है, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू लेती है, उसके अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो HPCL में तो ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपको इंटरव्यू के बेस पे लेती है और यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट आपको बनाती है। उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपको ये कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, क्लियर। ओके, अब आओ PSCs ऑफ डिफरेंट स्टेट। देखो, मैं आपको बताता हूँ, PSC जो होते हैं, PSC स्टेट, जैसे अलग अलग PSC होती है, RPSC हो गई, UP PSC हो गई, मतलब अलग अलग स्टेट की, यूपी की, बिहार की, MP की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, उत्तराखंड की, ऐसे अलग अलग स्टेट जो होते हैं इनकी PSCs होती हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। तो वो भी अपने अपने लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर लेक्चरशिप की, PGT की, TGT की, तो ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, तो उनका भी आपको पता रहना चाहिए। लेकिन उनकी एक खास बात होती है कि वो एग्जाम जो होती हैं वो आपको, जैसे आप राजस्थान से हो, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, अगर मैं यूपी में अप्लाई करता हूँ तो मेरे को वहाँ प्रायोरिटी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको प्रायोरिटी कम मिलेगी क्योंकि वो अपने स्टेट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको रखना चाहेंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, क्लियर। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे को राजस्थान में अगर मैं कोई फॉर्म भरता हूँ, राजस्थान में मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट स्टूडेंट्स, क्लियर। हाँ जी, तो यूपी बिहार इस तरीके से जो ये होते हैं अलग अलग, जैसे आपको इनके बारे में पता और नहीं चलता, इनकी खास बात होती है कि इनके बारे में पता नहीं चलता, पोस्ट कम भी निकलती हैं, मतलब 2 या 5 पोस्ट निकलेगी तो आपको लगता है कि कौन भरे, तो ऐसे एग्जामों में आपका सिलेक्शन होना ज़्यादा मतलब वहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है तो हर कोई छोड़ता है, क्या भरे इसको यार, 2-3 वैकेंसी है तो छोड़ दो उसको, तो वहाँ पर, हाँ जी, वहाँ पर आपके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप इनको मत भूलिया कर, अगर आपको कोई वैकेंसी दिखती है तो प्लीज़ उसका फॉर्म भरें और उसको अप्लाई करें, उसका सिलेबस वगैरह देखें, सिलेबस देखने के बाद आप जरूर से ज़रूर उसको अप्लाई करें, उसका एग्ज़ाम दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि CS, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये सब एग्ज़ाम जो हैं इनकी तैयारी आप कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, समझना बहुत ध्यान से। ये जो एग्ज़ाम है ना, ये वाला CSIR नेट JRF, समझना इसको ध्यान से बहुत। हाँ जी, ये जो एग्ज़ाम है CSIR नेट JRF, ये CSIR नेट JRF, ये ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपकी सारी तैयारी एक साथ करवा देगा। आपकी सारी तैयारी क्या करा देगा? एक साथ करा देगा आपको। देखो, इन सब एग्जाम में केमिस्ट्री तो आती है, अब जैसे कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड मांगते हैं, जैसे गेट का एग्जाम हुआ वो जनरल एप्टीट्यूड मांगता है, बार्क का हुआ जनरल एप्टीट्यूड मांगता है, GSI का हुआ ये पहले इंग्लिश मांगता था, ठीक है, इंग्लिश मांगता था अलग से। केमिस्ट्री तो है ही है, केमिस्ट्री तो पूरी आएगी हर जितने भी मैं आपको पोस्ट बता रहा हूँ इनमें केमिस्ट्री तो आएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट और आता है, जैसे किसी में जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है, किसी में मैथ्स रीजनिंग आ रही है, किसी में कोई जनरल स्टडीज़ आ रही है, इंग्लिश का पेपर आ रहा है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर GSI में एक अलग चीज़ है कि आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पे फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। आपको यहाँ पर इंग्लिश का भी ध्यान रखना है, अब इंग्लिश नहीं है तो जनरल स्टडीज़ आ गई यहाँ पर, क्लियर। और आ जाओ इधर, ये कुछ पोस्ट ऐसी हैं, जैसे देखो मैं बात करता हूँ PSCs की, इसमें ONGC हर साल निकालती है। मैं बात करता हूँ GSI की, हर साल निकलती है, इसका कोई पता नहीं है यहाँ पर। ये NTPC 2 या 3 साल में निकालती है। ये FSA, ये जो आई है ये वाली, ये भी हर 2 साल में, आप इनका कोई पता नहीं रहता। लेकिन जो फिक्स पोस्टें हैं वो तो निकलेंगी। जैसे बार्क है, हर साल निकालता है, NTPC, ये ONGC है, हर साल निकालता है, GSI है, हर साल निकालता है। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो हर साल निकलेंगी। CSIR नेट जो एग्जाम जो है, CSIR नेट JRF का जो एग्जाम है, ये तो साल में 2 बार होता है। गेट का एग्जाम साल में 1 बार होता है,
ठीक है। अगर आपको इनके ऊपर अलग से कोई वीडियो चाहिए पर्टिकुलर कोई हर चीज़ पे, तो मैं उन पर भी बना दूंगा। लेकिन अभी आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसको समझ में नहीं आया तो एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ताकि आपको हर एक पोस्ट के बारे में दिमाग में क्लियर रहे, नीट एंड क्लीन, और उसकी पूरी क्वालिफिकेशन, उसमें क्या क्या आता है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर। आपको किसी का सिलेबस जानना हो, अगर आपको कहीं मिल नहीं रहा हो, गूगल पे नहीं मिल रहा हो या कोई बता नहीं रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाकर आपको ढंग से समझा दूंगा हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अब देखो, आप इन सब की तैयारी कैसे करें, ऐसा तो है नहीं आप सबकी अलग अलग तैयारी करोगे। अगर आप CSIR नेट की तैयारी करते हो तो आप सब जितने भी एग्जाम्स हैं इनको आप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि CSIR नेट में जो केमिस्ट्री आती है वो बहुत अच्छा लेवल होता है, केमिस्ट्री का बहुत गजब का लेवल होता है। तो क्वेश्चंस का लेवल तो लगभग सब में वही रहेगा। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपको अलग से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी छोटी छोटी, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई GK पढ़ रहा है, कोई जनरल स्टडीज़ पढ़ेगा, कोई इसमें जनरल एप्टीट्यूड पढ़ेगा, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग पढ़ेगा, तो वो जनरल चीज़ें अलग से होती हैं, वो छोटी छोटी। लेकिन केमिस्ट्री जो है, अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये सफिशियंट है। अब मैं बता दूं आपको, अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हो तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। मैं अभी धवन, इसी चैनल पर, धवन स्टडी पॉइंट पर, मैं आपको CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं। आप मेरे से जुड़िए, वहां पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रही है। आप हमारे साथ जुड़िए, और आपको कहीं पर कोई समस्या हो तो आप बताइए, ठीक है। तो ये पोस्ट के बारे में आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी, मैं आपको बता दूंगा। कि देखो, दिमाग में बस ये ठान के रखना कि CSIR नेट जो है ना, CSIR नेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो इन एग्जाम में आपको केमिस्ट्री में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अदर चीज़ों में लगाओ, आप इंटरव्यू के लिए लगाओ, आप अदर सब्जेक्ट जो जनरल एप्टीट्यूड होते हैं उनके लिए दिमाग लगाओ, लेकिन केमिस्ट्री में दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो मतलब CSIR नेट की तैयारी करो, आपके सारे काम होते जाएंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब आपको मैंने सारी पोस्ट के बारे में बता दी, और कुछ धीरे धीरे अगर कहीं पर वैकेंसी आती है, कोई भी वैकेंसी आएगी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा, उस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर मैं लगा दिया करूंगा कि भैया ये पोस्ट आ चुकी है अभी, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर दो। तो मैं, आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी किसी भी तरह की वीडियो अगर आप और चाहते हो तो मैं उस पर अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है। आप कमेंट जरूर करें, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, कोई और रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर जो भी है आप उसके बारे में बताएं। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको पता नहीं है चीज़ों के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।